नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है पोस्टेरियर वॉल ऑफ बॉडी, इसको याद रखिएगा। इसमें भी मोस्ट कॉमन होता है साल्पिंजाइटिस, यानी कि हो जाएगा इन्फ्लामेशन फैलोपियन ट्यूब में। साल्पिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस, तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस कर सकता है कॉज इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसको आप लोग याद रखिएगा। साइन एंड सिम्टम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ट्राइएस सिम्टम्स पूछा जाता है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्राइएस सिम्टम्स क्या है, तो याद रखेंगे आव, डबल ए बी, आव किसी को हम लोग बुलाते हैं आव, उससे याद रखेंगे। एब्डोमिनल पेन होता है, एमेनोरिया होता है और वेजाइनल ब्लीडिंग। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, किस वजह से होता है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट जानेंगे इसके बारे में। हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी का एक डिसऑर्डर है जिसमें इम्प्लांटेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है। सबसे पहले इसमें हम लोग यही लिखेंगे कि ये जो डिजीज है किस चीज़ का डिजीज है, तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी डिसऑर्डर है इम्प्लांटेशन रिलेटेड डिसऑर्डर। इम्प्लांटेशन रिलेटेड डिसऑर्डर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये इम्प्लांटेशन रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि इम्प्लांटेशन का डिसऑर्डर है। हम लोग सबसे पहले इसको समझेंगे कि ये होता कैसे है, क्या प्रोसेस है, उसके बाद डिटेल में इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे। देखो मान लो कि ये हो गया यूटेरस और ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, ठीक। यूट्रस फैलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन नॉर्मल जो होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है। कहाँ पर होता है, एम्पुला पार्ट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। मान लो कि ये है एम्पुला पार्ट, यहाँ पर हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद 6th डेज पर स्टार्ट होता है इम्प्लांटेशन। सारा चीज़ लिखवा देंगे आप लोग, यहाँ पर सिर्फ समझिए। ये एम्पुला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से स्टार्ट होगा इम्प्लांटेशन और आकर यहाँ पर ये है बॉडी। ये यूटेरस का पार्ट, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं फंडस, ऊपर वाला क्या है फंडस, ये बीच वाले को हम लोग बोलते हैं बॉडी और नीचे वाले लोअर पार्ट को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। ये एंटेरियर भाग है और ये पोस्टेरियर भाग है। तो इम्प्लांटेशन होता है पोस्टेरियर वाल पर बॉडी का, इसको हमेशा याद रखिएगा, जो कि नॉर्मल कंडीशन है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी ये नहीं है, ये नॉर्मल बता रहा है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ से चलेगा जाइगोट, क्या आएगा इधर से जाइगोट आएगा, जाइगोट आके बॉडी के पोस्टेरियर वाल पर, यहाँ पर लिख लीजिएगा, पोस्टेरियर वाल पर क्या होता है, इम्प्लांट होता है नॉर्मल चीज़ में। यदि ये ना होके मान लो कि ये जाइगोट यहाँ से आकर और फंडस में रह जाए, ऐसा भी हो सकता है कि फंडस के पास जाकर इम्प्लांट हो जाए, वहीं पर चिपक जाए, या फिर हो सकता है कि वो फंडस ना जाके नीचे आके लोअर साइड में आके सर्विक्स के पास आ जाए, ये भी हो सकता है। या फिर इधर से सिलिया यदि अपोजिट साइड में मूवमेंट कर रहा है तो आया था कहाँ से, ओवरी से, तो ओवरी में फिर से चला जाए, लेकिन अब ओवरी में जो गया क्या जाएगा, जाइगोट जाएगा। ऐसा भी कंडीशन होता है जो कि एबनॉर्मल होता है, इसको याद रखिएगा। तो देखो इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, अब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। नॉर्मल क्या है, पोस्टेरियर वॉल ऑफ बॉडी, यहाँ पर इम्प्लांटेशन होना चाहिए। यदि इससे छोड़कर कहीं पर भी इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। ये क्या है, एक डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर आउटसाइड ऑफ यूट्रस जाइगोट का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इसको बोलते हैं हम लोग इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, तो लिखेंगे कि इट इज़ अ डिजीज कंडीशन, इट इज़ अ डिजीज कंडीशन
which there is abnormal implantation of zygote, outside of uterine cavity। यूटेराइन कैविटी के आउटसाइड में क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे मोस्ट कॉमन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन क्या होता है साइट इक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो एम्पुला होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको भी लिख लीजिएगा कि मोस्ट कॉमन, एमसी का मतलब मोस्ट कॉमन साइट। मोस्ट कॉमन साइट किसका, इक्टोपिक प्रेगनेंसी का होता है एम्पुला। एम्पुला क्या है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, भाग है, इसको याद रखिएगा। एम्पुला जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एफटी के मतलब फैलोपियन ट्यूब का लार्जेस्ट पार्ट होता है एम्पुला, जहाँ पर क्या हो जाता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन साइट होता है। एक चीज़ बताएं उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है 6th डेज पर। 6th डेज पर क्या होता है, स्टार्ट होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब होगा, मान लो कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो बीते 5 दिन तक जो इम्ब्रियो जाइगोट है जो कहाँ पर रहेगा, एम्पुला में। 6th डेज से स्टार्ट होता है इम्प्लांटेशन और 11th डे पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा। 11th डे पर कहाँ पर आ जाएगा, जाइगोट पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी पर आ जाएगा। इसको हम लोग नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा कि इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब होता है तो 6 डेज पर, कंप्लीट कब होता है तो 11 डे पर। मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो एम्पुला। ठीक, ये सब बेसिक चीज़ें, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे कारण, कॉजेज ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। कॉजेज में ध्यान से समझना, मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका पीआईडी। पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। यदि यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब है हो सकता है कि उसमें इन्फ्लामेशन रहेगा तो जाइगोट आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा। सिलिया यदि एब्सेंट है, सिलिया एब्सेंट होगा तो भी नहीं हो पाएगा। या फिर यूज होता है आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, उसके वजह से भी हो सकता है। और एक और चीज़ होता है ट्यूबल लाइगेशन। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पीआईडी का फुल फॉर्म लिखिएगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में जो होता है साल्पिंजाइटिस क्या होता है तो इन्फ्लामेशन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, उसको बोलते हैं साल्पिंजाइटिस। इसको भी याद रखिए क्योंकि इन्फ्लामेशन रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ जाए कि यदि फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोलते हैं साल्पिंजाइटिस। अम्लाइकल कोड में होता है उसको बोलते हैं ओम्फलाइटिस। यदि ओवरी में हो जाता है तो उसको बोलते हैं उफ्राइटिस। यदि टेस्टिस में हो जाए तो उसको बोलते हैं ओर्चाइटिस। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जितना भी बोले टाइपिंग में लिख देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। फैलोपियन ट्यूब में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्पिंजाइटिस। साल्पिंजाइटिस क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी साल्पिंजाइटिस। ये जिस शब्द के अंत में आइटिस लग जाए उसका मतलब हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। लेकिन जो इन्फ्लामेशन हो रहा है किसके कारण से हो रहा है, क्योंकि इसका पॉजिटिव एजेंट भी होगा, किसी न किसी का, हर एक चीज़ का होता है। इसका या तो बैक्टीरिया होगा या फिर वायरस होगा। तो इसमें होता है जो बैक्टीरिया उसका नाम है क्लाइमेडिया। क्या नाम है, क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस।
ये कॉज क्या करता है, साल्पिंजाइटिस। और साल्पिंजाइटिस क्या है, मोस्ट कॉमन पीआईडी है, जो कि आगे कॉज क्या कर देगा, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है, ऑप्शन में रहेगा कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी का कॉजेज कौन कौन सा है। बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम ऑप्शन में 4 को रहता है, दिया रहेगा। उसमें एक दिया रहेगा क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस। तो इसको याद रखिएगा कि क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस इनडायरेक्टली क्या कॉज करता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या कॉज करेगा, क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस कॉज कर देता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कारण हम लोग जानेंगे कि सिलिया का एब्सेंट हो जाना। सिलिया का एब्सेंट हो जाना, सिलिया हेल्प करता है मूवमेंट में, वहाँ पर फ्लेक्स, यहाँ पे जो भी जाइगोट है ओवम है उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा। सिलिया एब्सेंट रहेगा तो जाइगोट क्या होगा, आगे की ओर मूव नहीं कर पाएगा। ये भी कारण बन सकता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट कारण हो सकता है ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूबल लाइगेशन क्या होता है कि जैसे यदि फैमिली प्लानिंग के मेथड हम लोग पढ़ते हैं, परमानेंट मेथड में आता है ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी में क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब के इस्टमस जो पार्ट होता है उसको कट करके और लाइगेट कर दिया जाता है। ध्यान से समझना कैसे, ये सिर्फ फेलोपियन ट्यूब बता रहे हैं। ये मान लो फेलोपियन ट्यूब का इस्टमस है, यहाँ से कट किया गया और इसको क्या कर दिया गया, लाइगेट कर, मतलब स्टिच करके बांध दिया गया। इसको हम लोग बोलते हैं कि ट्यूबेक्टमी। लेकिन वहाँ पर लाइगेट करते समय मान लो कि बाई चांस क्या हो जाए कि यहाँ पर बीचा में लाइगेट नहीं हो पाया, बीचा में धागा नहीं दे पाए, उसको नहीं जोड़ा पाया, तो स्पर्म क्या होगा, यहाँ से हो सकता है कि पास हो जाए, स्पर्म पास हो जाए। एवरी मंथ फीमेल का एग तो रिलीज होगा, तो एग यहाँ तक तो आएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पर लाइगेट हुआ है। लेकिन स्पर्म क्या होता है, हाइपर मोर्टाइल होता है। स्पर्म क्या होता है, हाइपर मोर्टाइल होता है, मतलब उसमें मूव करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है और थिन होता है, पतला होता है। तो हो सकता है कि इस लाइगेशन को, क्योंकि यहाँ पर बिल एक छेदा रह गया है, तो हो सकता है कि इसको क्रॉस करके जाके यहाँ पर फर्टिलाइज कर दे ओवम को। फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, यहाँ पे जाइगोट बड़ा बन जाएगा, तो जाइगोट यहाँ से इस लाइगेशन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है फेलोपियन ट्यूब के रप्चर होने का, फटने का। तो ये भी कारण बनता है ट्यूबल लाइगेशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट एक और कारण है आईयूडी, यूज होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस जैसे कॉपर्टी, ये सब है। कॉपर्टी में भी अलग अलग टाइप होता है, 375 होता है, 380 ये होता है जो कि 10 ईयर्स के लिए होता है, वो सभी चीज़ है। आईयूडी भी कॉजेज बनता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। हम लोग पढ़े साइन एंड सिम्टम, कॉजेज पढ़े, अब पढ़ेंगे हम लोग साइन एंड सिम्टम्स की क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले में। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा साइन एंड सिम्टम्स। इसके साइन एंड सिम्टम्स में हम लोग ट्राइएज सिम्टम्स देखते हैं। क्या देखते हैं, ट्राइएज सिम्टम्स, और उसको याद रखेंगे डबल ए और बी से, आव से। ए का मतलब होता है एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। सेकेंड ए का मतलब होता है एमिनोरिया, ए बराबर एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब अब्सेंट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। और भी का मतलब होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ट्राइएज सिम्टम्स बताइए इक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो उसको याद रखेंगे आव से, डबल ए बी, आव। आव से कैसे याद रखेंगे, डबल ए का मतलब, फर्स्ट ए का मतलब होता है एमेनोरिया, अब्सेंट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट 6 to 8 वीक, ये लिखवा देंगे। सेकेंड ए का मतलब होता है एब्डोमिनल पेन, कोलिकी लाइक पेन होता है। कोलिकी लाइक पेन कहने का मतलब कि रह रह के दर्द देगा। हम लोग देहाती भाषा में इसको बोलते हैं कि हमारा पेट मीठा मीठा दर्द दे रहा है, इसको बोलते हैं कोलिकी लाइक पेन। और थर्ड होता है वेजाइनल ब्लीडिंग। ये जो एब्डोमिनल पेन है 100% फीमेल में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जो भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली फीमेल आएगी उसमें हर एक फीमेल में एब्डोमिनल पेन देखने के लिए मिलेगा। पेन का पैटर्न किस तरह का होता है तो लिख लीजिएगा कोलिकी लाइक पेन, कोलिकी लाइक
पेन। कोलिकी का मतलब लिख लीजिएगा कि रह रह कर देगा, कभी सडन देगा कभी नहीं देगा, उसको बोलते हैं कोलिकी लाइक पेन। एमेनोरिया देखने के लिए मिलता है 6 to 8 वीक तक में देखने के लिए मिलता है, लास्ट 6 to 8 वीक तक देखने के लिए मिलता है एमेनोरिया। उसके बाद वेजाइनल ब्लीडिंग, ये हो गया साइन एंड सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स, जिसको हम लोग ट्रायल सिम्टम्स भी बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे डायग्नोसिस ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि कौन कौन सा डायग्नोसिस किया जाता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले में। लिखिएगा डायग्नोसिस, डायग्नोसिस ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। फर्स्ट लिखेंगे हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन इसी में आ जाएगा। उसके बाद करते हैं ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, इसको लिख लीजिएगा ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। उसके बाद हम लोग करते हैं कोल्डोसिंथेसिस, कोल्डोसिंथेसिस। उसके बाद HCG लेवल इंक्रीज होगा लेकिन बट डिक्रीज कंपेयर टू प्रेगनेंसी, मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी के तुलना में कम होगा। ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखे हैं हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ट्रांस वेजाइनल USG, वेजाइना के थ्रू जाकर क्या करें आ जाएगा USG, ट्रांस वेजाइनल। कोल्डोसिंथेसिस, कोल्डी सेक्स से क्या लेते हैं, फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है। बताएंगे आप लोग को जस्ट कि कोल्डोसिंथेसिस प्रोसीजर कैसे होता है, लास्ट समझ लीजिए। कोल्डोसिंथेसिस बताते हैं। HCG लेवल इंक्रीज होता है लेकिन कम होगा नॉर्मल प्रेगनेंसी केस। ध्यान से समझना, नॉर्मल HCG लेवल होता है लेस देन 5 इंटरनेशनल यूनिट, नॉर्मल होता है HCG लेवल पर ml। ये क्या है, नॉर्मल HCG लेवल होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में मोर देन होता है 25 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ये क्या है, प्रेगनेंसी में या तो नॉर्मल हो सकता है या फिर ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी। 25 ले ज़्यादा हो जाएगा HCG का लेवल, किसका, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है उसका लेवल यदि 25 ले ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं वायबल प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी हो सकता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होगा कि ना तो 5 रहेगा और ना ही 25 रहेगा, हो सकता है कि 10 है, 15 है, 20 है, 25 ले कम रहेगा, यानी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के तुलना में HCG का लेवल कम रहेगा और नॉर्मल भी नहीं रहेगा। ये इंडिकेट करता है किसको, इक्टोपिक प्रेगनेंसी को, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे कोल्डोसिंथेसिस क्या होता है। तो कोल्डोसिंथेसिस के लिए इसका पहले स्क्रीनशॉट आप लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा, क्योंकि अब हम बताएंगे आप लोग को कोल्डोसिंथेसिस क्या होता है। अब लिखिएगा हेडिंग कोल्डोसिंथेसिस। ये मान लो कि यूटेरस है, ठीक, यूटेरस के आगे ब्लैडर होता है एंटेरियर में, जस्ट रफली बता रहे हैं समझने के लिए, समझिएगा। और यूटेरस के पीछे क्या होता है, रेक्टम होता है, ठीक। आगे ये क्या है, ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है, रेक्टम है, रेक्टम। ये है यूटेरस, यूटेरस। यूटेरस और ब्लैडर के, यूरिनरी ब्लैडर के बीच में पाउच होता है। यहाँ पर क्या होगा, पाउच, जिसके अंदर फ्लूइड रहता है, और रेक्टम और इसके बीच में भी होता है, ठीक। रेक्टम और यूट्रस के बीच में होता है पाउच। वो पाउच, ध्यान से यहाँ से समझना, वो पाउच जो यूरिनरी ब्लैडर और यूटेरस, ये वाला जो पाउच है इसको हम लोग बोलते हैं वेसिको यूटेराइन पाउच, यूटेराइन पाउच, POUCH पाउच। इसको याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि वेसिको यूटेराइन पाउच क्या होता है तो क्या बोलेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो पाउच प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं वेसिको यूटेराइन पाउच। सिंपल सा है।
अब देखो क्या होगा, जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में, यानी कि कौन सा पाउच बोले कि ये वाला पाउच, ये सिंगल एक क्या होगा, ये वाला पाउच जो है, ये वाला पाउच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच। रेक्टो यूटेराइन पाउच। रेक्टो यूटेराइन पाउच क्या होता है, जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में पाउच प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच। इसी को बोलते हैं हम लोग पाउच ऑफ डगलस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं अनदर नेम पाउच ऑफ डगलस। लिख लीजिएगा, अनदर नेम इसका पाउच ऑफ डगलस। और इसी को अनदर नेम एक और बोला जाता है कुल्डी सेक किसको बोला जाता है, पाउच ऑफ डगलस को या फिर रेक्टो यूटेराइन पाउच को। और यहाँ से फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाएगा, निकाला जाएगा, उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को बोला जाता है कुल्डोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, कुल्डोसिंथेसिस। कुल्डोसिंथेसिस क्या होता है कि कुल्डी सेक या फिर पाउच ऑफ डगलस या फिर रेक्टो यूटेराइन पाउच से फ्लूइड को एस्पिरेट करके लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाए, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम लोग, कुल्डोसिंथेसिस बोलते हैं। ये हो गया डायग्नोसिस ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक बार रिवीजन कीजिएगा, उसके लास्ट में हम आप लोग को मैनेजमेंट बता देंगे, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। सबसे पहले हम लोग जाने इक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है। तो ये एक इम्प्लांटेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है, मतलब कि इसमें जो जाइगोट है प्रॉपर जहाँ पर इसको इम्प्लांट होना चाहिए वहाँ पे नहीं होता है। नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी, इसको याद रखिएगा। इसके सिवा कहीं और पर हो तो इसको हम लोग नॉर्मल नहीं बोलेंगे, एबनॉर्मल बोलेंगे। जैसे हो सकता है कि एब्डोमेन में हो जाए, हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, ओवरी में हो जाए, सर्विक्स में हो जाए, फंडस में हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल से हट के कहीं पर हो उसको बोलते हैं। इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी दो टाइप का होता है, इंट्रा यूटेराइन साइट और एक्स्ट्रा यूटेराइन। इंट्रा का मतलब कि जो यूट्रस के अंदर, जैसे सर्विक्स और फंडस, ये भी नॉर्मल कंडीशन नहीं है। यदि सर्विक्स में भी हो रहा है इम्प्लांटेशन तो ये भी हम बोल सकते हैं ना कि सर्विक्स तो भी यूट्रस का पार्ट है, इसको भी नॉर्मल करना चाहिए, क्योंकि डिफिनेशन में है कि आउटसाइड ऑफ यूटेराइन कैविटी। लेकिन एक ही है कि बॉडी पर हो रहा है, बॉडी पर भी कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, पोस्टीरियर। एंटीरियर पर भी हो सकता है, लेकिन बॉडी पर होना चाहिए। बॉडी के सिवा कहीं पर भी हो उसको हम लोग एबनॉर्मल में काउंट करते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको कहा जाता है। कॉजेज में बात किए तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है पीआईडी का मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसमें भी मोस्ट कॉमन होता है साल्पिंजाइटिस, यानी कि हो जाएगा इन्फ्लेमेशन फैलोपियन ट्यूब में। साल्पिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस, तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस कर सकता है कॉज इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको आप लोग याद रखिएगा। साइन एंड सिम्टम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ट्राइएस सिम्टम्स पूछा जाता है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्राइएस सिम्टम्स क्या है, तो याद रखेंगे आओ, डबल ए बी, आओ किसी को हम लोग बुलाते हैं आओ, उससे याद रखेंगे। एब्डोमिनल पेन होता है, एमेनोरिया होता है और वेजाइनल ब्लीडिंग। एब्डोमिनल पेन जो होता है कोलिक्यूलिक पेन होता है, इसको याद रखिएगा कि उसका पैटर्न कैसा होता है। जो एमेनोरिया होगा एब्सेंट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट 6 to 8 वीक तक होता है और वेजाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगा। एब्डोमिनल पेन 100% फीमेल में देखने के लिए मिलता है, एमेनोरिया 75% में देखने के लिए मिलता है और वेजाइनल ब्लीडिंग 70% फीमेल में देखने के लिए मिलता है। ट्राइएस सिम्टम्स हो गया। डायग्नोसिस में बात किया कि ट्रांसवेजाइनल यूएसजी किया जाता है, कुल्डोसिंथेसिस किया जाता है, फ्लूइड एस्पिरेट किया जाता है कुल्डी सेक से। उसके बाद एचसीजी लेवल क्या होता है, इंक्रीज रहेगा, लेकिन प्रेगनेंसी के तुलना में कम रहेगा। नॉर्मल एचसीजी होता है लेस देन 5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। प्रेगनेंसी में यही बढ़ के हो जाता है मोर देन 25 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। लेकिन ये तो ना तो 5 से कम रहेगा और ना ही 25 से ज़्यादा रहेगा। तो क्या रहेगा, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 19 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी कि 5 से ज़्यादा रहेगा और 25 से कम रहेगा। इसको हम लोग बोल देंगे डायग्नोसिस ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब जानेंगे हम लोग मैनेजमेंट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी।
इसका मैनेजमेंट में हम लोग इसमें एक चीज़ याद रखते हैं, इसका ड्रग ऑफ चॉइस। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है, जिसको हम लोग एंटी कैंसर ड्रग के नाम से भी जानते हैं। मैनेजमेंट लिख लीजिएगा। मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, वो होता है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब वो ड्रग जो कि उस पर्टिकुलर डिजीज में प्रॉपर सेट हो जाए, प्रॉपर काम करे, उसको बोलते हैं उस डिजीज का ड्रग ऑफ चॉइस। तो मेथोट्रेक्सेट ये क्या है, तो एंटी कैंसर ड्रग है। कैंसर ड्रग यानी कि कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, उसके अंदर एक क्लासिफिकेशन होता है एंटी मेटाबोलाइज्ड ड्रग। क्या होता है, एंटी मेटाबोलाइज्ड ड्रग, मेटाबोलिक या फिर मेटाबोलाइज्ड ड्रग क्लासिफिकेशन है कीमोथेरेपी का। बेसिकली 4 क्लासिफिकेशन होता है कीमोथेरेपी का। एल्कलाइटिक एजेंट होता है, एंटीबायोटिक होता है, एंटी मेटाबोलिक होता है और एम फेज इनहिबिटर होता है। 4 होता है कीमोथेरेपी का क्लासिफिकेशन। एंटी मेटाबोलिक में एक हो गया मेथोट्रेक्सेट और 3 को नाम लिख लीजिएगा। एक होता है 5-फ्लूरोयूरासिल और एक होता है 6-मर्केप्टोप्यूरिन। 6-मर्केप्टोप्यूरिन। एम फेज लिख लीजिएगा कीमोथेरेपी के क्लासिफिकेशन में। एम फेज इनहिबिटर, एम फेज इनहिबिटर में 2 आता है। एक होता है विनक्रिस्टिन और एक एम फेज इनहिबिटर में होता है विनक्रिस्टिन, एक होता है ब्लास्टिन। ठीक, ये एम फेज इनहिबिटर सेल डिवीजन होता है जो सेल साइकिल, उसमें होता है एम फेज, उसी में आता है। तो एम फेज को क्या करता है, इनहिबिट कर देगा। मेथोट्रेक्सेट ड्रग का काम क्या है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। मेथोट्रेक्सेट इनहिबिट कर देगा सेल जो डिवीजन होता है उसको, सेल के ग्रोथ को रोक देगा। जो जाइगोट वहाँ पर बना था उस जाइगोट को सेल डिवीजन उसका स्टॉप कर देगा, रोक देगा। तो क्या करेगा, इनहिबिट सेल ग्रोथ, सेल के ग्रोथ को क्या कर देगा, ये रोक देगा। कौन सा ड्रग रोकेगा, मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट लिख लीजिएगा, होता है फोलिनिक एसिड। बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है इक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड। और ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड यदि वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक वीडियो बनाएंगे कीमोथेरेपी से रिलेटेड पूरा। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है मेथोट्रेक्सेट होता है, किस क्लासिफिकेशन में आता है। ये क्वेश्चन आता है तो बोलेंगे एंटी मेटाबॉलिक ड्रग, मेटाबोलाइज होता है, जो कि कीमोथेरेपी का 4 टाइप्स होता है। उसी टाइप में एक आता है एंटी मेटाबॉलिक, उसके अंदर आता है मेथोट्रेक्सेट। एंटी मेटाबॉलिक के अंदर 2 ड्रग और आते हैं, एक आता है 5-फ्लूरोयूरासिल और एक आता है 6-मर्केप्टोप्यूरिन। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद एम फेज इनहिबिटर में हो गया विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। उसके बाद यदि कीमोथेरेपी में और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एल्कलाइटिक एजेंट। एल्कलाइटिक एजेंट में आता है साइक्लोफोस्फामाइड, बुसल्फान और साइतराबिन, लिख लीजिएगा। उसके बाद एक और होता है एंटीबायोटिक वाला में लिख लीजिएगा डॉक्सीरूबिसिन, डाउनीरूबिसिन। वो आता है किसमें, एंटीबायोटिक में। 4 क्लासिफिकेशन होता है कीमोथेरेपी का। ऑल कीमोथेरेपी डायरिया कॉज करता है, लेकिन विनक्रिस्टिन जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। उतना नहीं समझना है हम लोग को, इक्टोपिक प्रेगनेंसी समझेंगे। तो यहाँ पर मेथोट्रेक्सेट जो है उसका एंटीडोट होता है फोलिनिक एसिड। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि यदि किसी पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट दे रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है। फोलिनिक एसिड बेसिक है क्या, तो ये है फॉलिक एसिड। किसी भी पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट देते हैं तो उसमें फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी होने का मोस्ट कॉमन
देखने के लिए मिलता है, साइड इफेक्ट हो सकता है। यदि फॉलिक एसिड किसी भी पेशेंट में कम होता है तो उसमें हम लोग देखने के लिए मिलता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो बोल सकते हैं कि किसी भी पेशेंट में मेथोट्रेक्सेट दे रहे हैं तो उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने का चांस है, इसलिए उस पेशेंट को क्या चलाया जाता है, फॉलिक एसिड दिया जाता है। ये हो गया हम लोग के इक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड। यदि इक्टोपिक प्रेगनेंसी का सर्जरी से सर्जिकल मैनेजमेंट बात करें तो लिख सकते हैं कि एक होता है ट्यूबेक्टमी, साल्पिंजेक्टमी। साल्पिंज जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कंप्लीटली रिमूव कर देना, जो कि नॉन कंजर्वेटिव में आता है। और एक होता है साल्पिंजोस्टमी, मतलब वहाँ पर होल करके और जाइगोट को खींच के निकाल दिया जाता है। ये है सर्जिकल मैनेजमेंट, दो होता है, लिख लीजिएगा। टोटल हो गया हम लोग का इक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।